हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। सबसे पहले तो आज होली की शुभकामनाएं टू ऑल माय व्यूअर्स। हैप्पी होली। जहां कहीं भी आप हैं, स्वस्थ रहें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हैप्पी रहेंगे इंटायर ईयर, सो दैट वी कैन शे गुड लक फॉर नेक्स्ट डे। हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा आज का, पाकिस्तान ने, उसके फॉरेन मिनिस्टर ने एक्चुअली लंदन में एक स्पीच देते वक्त क्वेश्चन आंसर सेशन में ये कहा कि भारत के साथ हम ट्रेड करना चाहते हैं, और क्योंकि हमारे मीन्स कि पाकिस्तान के ट्रेडर्स की ये डिमांड है कि इंडिया के साथ ट्रेड किया जाए। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। इन रिस्पॉन्स मिस्टर एस जयशंकर, उनकी क्वेश्चन के जवाब में जयशंकर जी ने जवाब नहीं दिया, जबकि ये क्वेश्चन वो अभी 3 दिन के विजिट पर थे मिस्टर एस जयशंकर, सिंगापुर के पास, सिंगापुर में ही एक्चुअली स्टेट विजिट पर थे, और बहुत सारी चीज थी अपनी जो यू नो सिंगापुर इज आवर क्लोजेस्ट एलाई। बेहतरीन पार्टनरशिप है सिंगापुर के साथ, अच्छा खासा रिलेशनशिप है, और सिंगापुर फर्स्ट सेकंड सेकंड रैंक पे फर्स्ट रैंक पर कभी कभी आ जाता है एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या पीआई भी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वहां से आती है। तो दैट्स वेरी नाइस थिंग। इस तरह हम बताते हैं कि सिंगापुर के साथ रिलेशनशिप हमारा काफी अच्छा है। दैट्स वेरी नाइस थिंग। लेकिन मिस्टर एस जयशंकर ने जवाब में दिया जो जवाब, उन्होंने कहा कि भारत जो है वो जब तक कि टेररिज्म का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक हम कोई भी रिलेशनशिप कंटिन्यू पाकिस्तान के साथ करने के लिए तैयार नहीं है। इन दोनों स्टेटमेंट को हम एग्जामिन करेंगे अपने फर्दर टॉक्स में, इन कंटिन्यूएशन विद। मैं आपको बताता हूं कि जो पाकिस्तान के मिनिस्टर ने स्पीच दिया, स्टेटमेंट दिया, वो फॉल्सली नैरेटेड है, वो झूठ बोल रहा है। वहां पर कोई भी पॉलिसी अगर बनती है तो उसके पीछे ट्रेडर्स या फिर पॉलिटिशियंस नहीं होते, उसके पीछे जो वहां की इस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी है, उसका चीफ आसिफ मुनीर, शायद शेख मुनीर, आसिफ मुनीर, जो भी नाम है उनका, मुनीर साहब है। तो वही सारी पॉलिसी जो है डील करते हैं। आर्मी की एक सबसे बड़ी समस्या होती है, वो डिप्लोमेट नहीं होते, और डे टू डे की लाइफ को और एक्टिविटीज को, जिसका डिफेंस मीनिंग होता है, और एक आप समझें एक पर डे डे टू डे लिटरेचर करना, नहीं स्टडी करना, तमाम सारी चीजों को जो सिविलियंस होते हैं, सिविलियन अदारों जो गवर्नेंस होता है, वो सिविलियन को दिया गया है, जबकि आर्म्स को डील करना, आर्म्स माइट्स को डील करना, उसका एक अलग सिस्टम बना हुआ, मिलिट्री सिस्टम अलग बना हुआ है। मिलिट्री सिस्टम में ज्यादातर मेंटल मैकेनिज्म नहीं होता, ये आप समझें। मिलिट्री सिस्टम में एक स्टेट फॉर पॉलिसी होती है, नहीं, वो जो फोर्स का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो ज्यादातर लिटरेचर नहीं पढ़ते, कानूनी सिस्टम किस तरह गवर्नेंस चलता है, नहीं चलता है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव। बहुत जो सिविलियंस होते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो उस ऑफिस ज्वाइन करने से पहले तमाम सारी, नहीं इसकी थियरी, उसकी थियरी, ये है, वो है, नहीं, फिलोसफी, हिस्ट्री, आगे वे फॉरवर्ड, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद कोई स्टेप्स लिया जाता है, सिविलियंस लेते हैं।
अगर सिविलियन सुप्रीमेसी हो तो पीपल्स अकाउंटेबिलिटी भी होगी। जो गवर्नेंस अच्छा नहीं होगा तो लोग उसको हटा भी सकते हैं, है ना? तो ये भी पीपल के लोगों के प्रति अकाउंटेबिलिटी भी तय हो जाती है। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के साथ ये है कि वो हमेशा ले बॉर्डर खड़ा रहता है और उससे कोई काम नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्सरसाइज करना और मिलिट्री मसल्स तैयार करना, मसल्स तैयार करना, ये उनका अपना काम होता है, फोर्स का काम होता है। जो दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो उतना ज्यादा वो शैलो डिप्लोमेसी करते हैं, नहीं वो डीप डिप्लोमेसी नहीं कर सकते। तो ये आर्मी और सिविलियंस के बीच बहुत डिफरेंस है। सिविलियंस मैंने कहा कि वो बड़ा ही मेंटल मैकेनिज्म करके, है ना, जैसे मिस्टर एस जयशंकर है। अब वो अपना इतना सारे दिनों की पॉलिसी नहीं, बहुत सारे भारत के की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, तमाम सारी किताबें उन्होंने पढ़ी है देश दुनिया के बारे में। नहीं वो खुद भी आईएएस एग्जाम के आईएफएस फॉरेन सर्विस को पास किया हुआ है, नहीं तो भी क्रोनी यू नो रैंकिंग होती है आईएएस जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, टॉप रैंकर्स होते हैं, तो वही आईएएफ फॉरेन सर्विस में जाते हैं। नहीं तो भारत का एक बेहतरीन एग्जाम क्वालिफाई करना, और एग्जाम क्वालिफाई करने के दौरान भी उसका जो सिलेबस डिजाइन है जिसको मैं खुद देख रहा हूँ, बहुत कमर्शियम है और बहुत कुछ उसमें है। फिर उसको प्रैक्टिस में ले आना 40 साल तक, नहीं फिर अब जाकर के वो आदमी उस चेयर पर है और इंटायर उसको फ्रीडम भी है। नहीं जयशंकर के सामने तुम अगर एक पंच भी ऐसे तान दो ना, तब तक वो 2-4 मार चुके होते हैं। नहीं वो बहुत लिथल डिप्लोमेट है ना? जयशंकर किसी को माफ नहीं करते, वो कोई भी है। मैंने उनको देखा है कि वो मुंह पर ही, नहीं ऐसा नहीं कि कुछ गोल गोल बातें करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं। बहुत लिथल डिप्लोमेट है आज की दुनिया में मिस्टर एस जयशंकर। तो उसके सामने और आप इस तरह की छोटी छोटी बॉल डालेंगे ना, तो हर बॉल पे सिक्स मारेगा, है ना? आपको बहुत समझने की जरूरत है जब जयशंकर से आप बात कर रहे हैं। बहुत लिथल आदमी है। हम्म, तो आपको समझना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना, वो कम्प्लीटली फॉल्सली नैरेटेड है। ना उसका इधर मीनिंग है ना उधर मीनिंग है। बस एक पॉइंट स्कोरिंग का काम है जो न्यूज में आ गया, जबकि उनको भी पता है कि भारत इसको मानेगा नहीं। भारत के डिमांड्स कुछ और हैं। और बहुत अच्छी चीज है भारत ने जो स्टेप्स लिए हैं। पहले तो इंडिया ने जो काम किया वो भी बड़ा अच्छा किया था। उन्होंने टॉलरेट किया और इनको बदनाम किया टेररिज्म के नाम पे, है ना? 1970-80 दशक के बाद से इन लोगों ने इतना ज्यादा जो टेररिज्म किया हुआ है पाकिस्तान ने और उनके द्वारा फंडेड नॉन स्टेट एक्टर्स ने, उससे इंडिया ने उनको बदनाम कर दिया दुनिया में, है ना? उस स्टेट को ही पूरा उसकी क्रेडिट खराब कर दी। अब उसको टेररिज्म के ही नाम से देखा जाता है दुनिया में। कहीं टेररिज्म होता है उसका रूट कॉज जुड़ा होता है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के खुद भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या फिर फर्दर जो भी रहे हैं, वो एडमिट भी करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट हैं, ओपनली एडमिट करते हैं। जबकि दुनिया भी ये जानती है एडमिट करने की जरूरत नहीं है। जहां भी टेररिज्म होता है उसका नहीं जाने जरूरत है। और वो एक स्टेट पॉलिसी है। मिस्टर एस जयशंकर बिल्कुल सही कहते हैं, उनकी एक स्टेट पॉलिसी है। उन्होंने बैठ कर तालिबान बनाए, गुट तालिबान बनाए, अब टीटीपी बनाया, फिर अलकायदा बनाया, है ना? ओसामा बिन लादेन मुझे जवाब कोई दे कि उनके हेडक्वार्टर्स में जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है उसके अंदर उसको प्रोटेक्ट किया गया था, पता है? कोई इस बात को जवाब दे सकता है कि वहां पे क्या वो क्या कर रहा था? आर्म्ड, बिल्कुल उनकी आर्मी उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, बिन लादेन को, जिसने टेररिज्म का मास्टरमाइंड है था। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह का ये स्टेट है, और आज भी वो झूठ बोलता है, फॉल्सली हर चीज नरेट करते हैं। और वेस्टर्न मीडिया भी उनको वैल्यू देती है, एटलीस्ट सुनते तो हैं इतना। दुनिया में हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं, आम जो जनता है उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी नहीं होती। वो केवल बातें सुनते और समझते हैं, बस सुन के बस उसी को ही सत्य मान लेते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हर कोई उतना तो पढ़ता नहीं है, हर किसी को बहुत सारे काम भी तो हैं दुनिया में।
है नहीं? तो स्टेटमेंट ये देते हैं, वो समझ ले, सुन लेते हैं, बस उसी को सही मान लेते हैं। तो ये भी एक प्रोपेगेंडा, एक स्ट्रेटजी होती है, जो शुरू में पाकिस्तान ने चलाया, नहीं, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। लेकिन सच तो ये है कि सारे टेररिज्म के एपिसेंटर्स वहीं पे हैं। आज भी रूट कॉज वो अप्रूव नहीं किए गए हैं। देखिए, हर दिन, हर महीने 700 प्लस धमाके, बम के एक्सप्लोजन्स हुए पाकिस्तान में, पिछले ही 2000 फाइनेंशियल 23 में। तो आप समझे कि किस तरह का वो स्टेट है। और ऊपर से इन दोनों लोगों की बातें मैंने आपको बता दिया कि भारत के इश्यूज क्या है, और वो फॉल्सली नरेट कर रहा है। वो केवल केवल एक छोटा सा स्टेटमेंट है, उसका कोई अपना मीनिंग नहीं है। जबकि भारत ने, आप सोचे कि पाकिस्तान को 90s में मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रखा था, मोस्ट फेवर्ड नेशन, जिसमें आप उसको फेवर देते हैं, उसके एक्सपोर्ट को फेवर देते हैं, टैरिफ आप बिल्कुल कम कर देते, इवन जीरो भी कर देते समटाइम, नॉन टैरिफ नहीं, जीरो टैरिफ के साथ, नो टैरिफ। फिर ट्रेड करते हैं विदाउट कोटा। कितना उनको हमने फेवर दिया। हमने शार्क को स्टार्ट किया, शार्क नेशंस को 1985 में, 1985 में स्टार्ट किया। उसमें हमने एजेंडा रखा, इंटरनल अफेयर्स को, दूसरे स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, नॉट टू इंटरफेयर इनटू इंटरनल अफेयर्स ऑफ ईच अदर। ये हमने एजेंडा डाला। हमने एजेंडा डाला इस रीजन को टेररिज्म फ्री करना है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस करने की हमने बात की, फ्री ट्रेड रखने की बात की, है ना? ये सारे एजेंडे हमने सार्क नेशंस के थ्रू किया हुआ। लेकिन इस पाकिस्तान ने उसको सारी को सैक्रिफाइस किया, टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बनाई। हर बार भारत में जो कोई बात होता है, उसको रिलीजियस एंगल से ले जाकर के उसको मलाइन करने की कोशिश करता है, इंटरनल अफेयर्स में हमेशा इंटरफेयर करता है। तो जो सार्क के जो मैंने एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं, ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था उसमें सारे एजेंडे थे। और ड्राफ्ट का मीनिंग कोई ऐसे पेपर ही नहीं था वो, है ना, यूजुअल पेपर मीन्स उसको ऑब्जर्व भी करना होता है अगर आपने शाइन किया हुआ है ना। तो उसको भी उसने इन वर्ड्स एंड स्पिरिट फॉलो नहीं किया, बार बार धमाके कर दी। फिर 2016 में अच्छा हुआ कि चीजें सामने आई, और 17, 18, 19 में हमने पूरी तरह से उसको, और बहुत सही अब लाइन ली गई। पहले तो इनको स्टेट पॉलिसी जो इनकी है, इससे इनको दुनिया में हमने बदनाम कर दिया, और अब इनकी क्रेडिट खराब हो गई। और किसी स्टेट की अगर क्रेडिट खराब हो जाए तो उसको नहीं, दोबारा क्रेडिट गेन करने में ना बहुत तकलीफ हो जाती है ना। और भारत बहुत अच्छा कर रहा है कि इनको इसी पर, इनको गले से पकड़ रखा है ना, बहुत सही पॉलिसी लिया हुआ है, बहुत सही पॉइंट्स भी उठा रखे है ना। और अगर ये एड्रेस भी हो जाए ना, अभी उन्होंने 2002 का एक सीज फायर एग्रीमेंट था जो अभी उन्होंने इन्वोक कर दिया है 2020 में, कि उनको पता है कि हमारी इकोनॉमी सब कुछ खत्म हो चुका है पाकिस्तान का, है ना। लेकिन वेपन्स उसके पास है, ऐसी बात नहीं है ना। वो इतना माइट है उसके पास कि वो 10-15 दिन की वॉर लड़ सकता है, थोड़ा बहुत डैमेज भी कर सकता है, लेकिन इन प्रोपोर्शनल डिसप्रोपोर्शनल डैमेज उधर भी होगा। इसलिए वो बात को समझता है ना। इसीलिए उसने एग्रीमेंट को अभी इन्वोक किया हुआ है। ऐसा नहीं कि भारत से प्यार करने लगा है, वो दुष्ट आज भी था, पहले भी था, आज भी है। और उसकी पॉलिसी जो है भारत के खिलाफ बहुत सख्त है। अच्छी बात है कि कुदरत की कृपा से ऐसे लोगों के पास ताकत नहीं होती है जो इस तरह के काम करते हैं, लेकिन उसके जो इंटेंशन है ना, वो भारत के प्रति अच्छे नहीं है। वो जो सपना हर दिन देखता है भारत को नुकसान करने का, और इन प्रोपोर्शन, इन रिस्पॉन्स, वो खुद ही उसमें फंस गया है। तो उसकी जो सिस्टम है ना, मैं अब दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ, अभी तक मुझे समझ नहीं आया, शायद हमारे लोग सोचते नहीं है ऐसा अभी इस प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि जो आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद
या फिर लीग ऑफ नेशन जब बने 29 में, उसके बाद यूनाइटेड नेशन जब से बना है, तब से जो स्टेट की जो डेफिनेशन हुई है ना, वो एक डिफरेंट हो गई है। इसलिए शायद भारत ऐसा नहीं सोचता है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का होना ये अपने आप में ही एक प्रॉब्लम है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम इस स्टेट को डिसमेंटल कर दें। ऐसा हमें क्या करना चाहिए, इस पर हमारा विचार होना चाहिए। 50, 60, 100 सालों में जब तक कि हम इसको ठीक नहीं कर दें, हमें ये स्टेट जो जितने भी पंजाब का जो रीजन है, वेस्ट पंजाब या बलूचिस्तान या बाकी सारे रीजन, वो भारत को ज्वाइन करें या इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए, हमें उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पाकिस्तान है ना, इसका खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल स्टेट, और इसमें सारे लोग जिहादी हैं। सारी पॉपुलेशन जो है ना पाकिस्तान की, ये सारी की सारी जिहादी है। इसके जो एजेंडे है ना, और जिस तरीके से स्टेट ड्राफ्ट किया गया है, 10% पॉपुलेशन में भी कि थोड़ा सा उनको क्वालिटी एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन मिल गई हो, तो मे भी सम काइंड ऑफ उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। लेकिन जो इंटायर स्टेट है ना, वो एक जिहादी माइंडसेट की स्टेट है। उसका होना ये नुकसानदायक है। पाकिस्तान को डिसमेंटल कर दो, ये हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। और हमें जैसे वीक हो रहा है, कंटिन्यूअस इसको वीक करने की जरूरत है, इसको स्ट्रेंथ करने की। अभी मेरे डिप्लोमेट्स ने कहा है कि इसको स्टेबल कर, हर पड़ोसी ये चाहता है कि उसका पड़ोसी जो वो स्टेबल सिचुएशन। स्टेबल सिचुएशन मीन्स अगर वो डिसमेंटल होता है या फिर उसमें कियोटिक प्रॉब्लम होती है, तो लोग भागना शुरू कर देते हैं। इमिग्रेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, रिफ्यूजीज आने शुरू हो जाते हैं, फिर स्टेट के ऊपर एक प्रॉब्लम आ जाती है। डेफिनेटली ये होगा, क्योंकि ये अगर भारत ना भी चाहे ना, फिर भी ये होगा, क्योंकि ये स्टेट इट इज बाउंड टू बी ब्रोकन इन फ्यूचर। चाहे वो इकोनॉमिक बैंक्रप्सी हो जाए या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, ये कोई ना कोई इसमें कॉन्फ्लिक्ट आए, क्योंकि ये जो स्टेट बना हुआ है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये खुद में ही एक यू नो एक बम टाइप का है, जिसके अंदर एक काइंड ऑफ रिएक्शन चल रही है ना। ये कभी भी एक्सप्लोड हो जाएगा। भारत के बस में नहीं है कि इसको तोड़े या ना तोड़े, ये खुद ही टूट जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये मेरा असेसमेंट है। मे भी अगर ये चीजें हैं, देखिए ये हमारे अपने व्यूज हैं, है ना। जितना मैंने पढ़ा लिखा है, जितना इस तरह से मैंने चीजों को समझा है, क्योंकि कई सारे हमने कमेंट किए हुए हैं फ्यूचर के लिए, तो वो सही उतने नजर आते हैं हमें, हमारे देश दृष्टि में। जैसे भारत के लिए भी मैंने बहुत सारे प्रोडक्शंस की, इसके इकोनॉमी ये है वो है, ऐसी वैसी होगी, तो वो ऐसा हुआ नजर हुआ है ना। ऐसा होते मुझे दिखा है। मैं भी क्योंकि अगर इसका जो स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है ना, मैं इंश्योर करता हूँ कि आप इसको देखना अगर चाहते हैं, तो इसके 10, 15 साल पीछे जा करके ना, इसके सारे जो स्टेट के बारे में आप लिटिल बिट पढ़ने की कोशिश करें, पाकिस्तान के बारे में, तो आप देखेंगे ना, हमेशा ये इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन में रहा है ना? इसको हमेशा एक प्रॉब्लम इकोनॉमिक रही है ना? कभी भी ये सही से बैठ नहीं सका है, क्योंकि स्टेट एक डेट सिस्टम भी है, और दूसरा जो बजट है वो ज्यादातर आर्मी की तरफ जाता है ना। और पॉपुलेशन ज्यादा है, पब्लिक वेलफेयर पे पैसे खर्च नहीं होते, और एक पॉलिटिकल टर्मोइल है। तो ये सारे कॉन्ग्लोमरेशन है इसमें। इसलिए मैं दावा कर रहा हूँ कि जो स्टेट अगर इसको सुधारी न गई, और जबकि मुझे उम्मीद नहीं कि ये कभी सुधरेगा, इट इज बाउंड टू बी ब्रोकन, है ना, इन फ्यूचर। और मैं इसको टूटते हुए देखना भी चाहता हूँ, ये हमारी इच्छा भी है। वो भारत को ज्वाइन कर ले या ना कर ले, वो हम नहीं मान, न कभी कर ले, हमें जिहादी नहीं चाहिए, है ना? लेकिन ये जो स्टेट है ना, ये खुद में ही एक बमशल है। हम्म, अगर आप जानना चाहते हैं तो जरा 50 साल की इसकी हिस्ट्री जब से ये बना हुआ है ना, इसको आप देखें ना, आपको नजर आएगा कि ये क्या है। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ, कहना तो बहुत कुछ है इस स्टेट के बारे में। सो थैंक यू।
मे बी कि मेरी ओपिनियन रॉन्ग हो सकती है, आप अपना ओपिनियन दे भी सकते हैं। सो थैंक यू।